नमस्कार दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो ये देखा जाता है कि ये व्यक्ति, अगर हम उसकी तारीफ़ करते हैं तो लोग सोचेंगे, श्रोता सोचेंगे, दर्शक सोचेंगे कि शायद ये उस व्यक्ति का बड़ा अंधभक्त है जो कर रहा है मामला ऐसा। और यदि हम किसी व्यक्ति की आलोचना करते हैं किसी भी संवाद में, आपसी बातचीत में, तब ये माना जाता है कि ये तो जी अपना कोई ना कोई पहले ही बातें धारण करके आया है, वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध है, कमिटेड है और उसके मुताबिक बात कर रहा है। लेकिन मित्रों, इन बातों से हटकर कुछ एक शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके बारे में बात आप करोगे तो लगेगा कि शायद आप उसको खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि खुश करने का प्रयास आप करें ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बंदे की सेहत पर, उस शख्सियत की सेहत पर। लेकिन कुछ एक तथ्य हैं जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, आज बात मैं कर रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी की। इसलिए नहीं कि मैं जिस सत्ता प्रतिष्ठान के एक अर्ध सरकारी संगठन से बना हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी तारीफ़ करूं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि कुछ तथ्य ऐसे हैं जो बिल्कुल अनूठे हैं जिनका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और ज़िक्र मैं इस संदर्भ में कर रहा हूं कि अभी 2-3 दिन पहले ही इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी सोपान पूरे किए और उसके बाद अपना जन्मदिवस जो है वो एक अलग ढंग से मनाया। ये प्रधानमंत्री केक नहीं काटता और ना ही केक बांटता है अपने प्रशंसकों के बीच, और ना ही देश भर में उसके नाम पर केक काटने की परंपरा स्थापित हो सकी है। लेकिन एक अलग ढंग से हर चीज़ को लेने की एक बात होती है। मित्रों, मैं कुछ वर्ष पहले जर्मनी गया था, लगभग 8-9 वर्ष पहले की बात है। तो उस वक्त काफ़ी ये चर्चा थी कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और वहाँ जो हमारे होस्ट थे, जिन्होंने हमें सारा उस यात्रा का प्रबंध किया था, हालांकि यात्रा भी वो सरकारी क्षेत्र में थी, तो वो बार बार मुझसे पूछते थे कि आप तो पत्रकार भी हैं, आप वाकई समझते हैं कि मोदी आ जाएगा? मैं कहा जी, अब लगता ऐसे है कि उस बंदे को रोकना बड़ा मुश्किल है, रोक पाना संभव नहीं होगा। तो उसने कहा कि ये तो देश का दुर्भाग्य होगा अगर ऐसा हुआ तो। मैंने कहा जी, ये आपका निजी मत है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। एक तो ये है कि ये मेरा जो ये यात्रा जो है ये मेरी एक सरकारी संस्थान के तहत है, लेकिन अगर आप अनौपचारिक रूप से बात भी कर रहे हैं तो मैं समझूंगा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात सुन रहा हूँ जो व्यक्ति पहले से अपने दिमाग में कुछ एक धारणाएं बना के बैठा है और किसी नई चीज़ को वो उसका परीक्षण करने को, उसकी प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं है। आपका अपना मन है, आप स्वतंत्र हैं अपना ही राय रखने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता को देख न लिया जाए तब तक उस पर टिप्पणी करना व्यर्थ है। और दूसरी बात मैं समझता हूँ इसलिए कि आप ये देखिए कि उस वक्त, उससे पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और प्रदेश में उन दिनों में इनके मुख्यमंत्रित्व के समय में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनका जिक्र यहाँ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उन घटनाओं के कारण ये माना जाता था कि इस व्यक्ति के लिए आने वाला वक्त आसान नहीं होगा। दूसरी बात, अमेरिका जैसे देश ने एक प्रकार से अघोषित रूप से इन्हें एक ब्लैक लिस्ट सा कर दिया था कि हम किसी भी कार्यक्रम में इनको इनवाइट नहीं करेंगे, इनको बुलावा नहीं देंगे इस मुख्यमंत्री को, क्योंकि ये इसके आने से कुछ न कुछ लोग जो विरोधी हैं, जो पक्ष में हैं, वो दोनों तरह के लोग उग्र अपने तेवर दिखाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे देश की शांति भंग हो। मतलब उस समय ये था कि उस समय कहीं सकारात्मक माहौल इस व्यक्ति के लिए नहीं था। लेकिन मित्रों, उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। आप प्रधानमंत्रियों की परंपरा देख लीजिए, हमारे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और बीच में चंद्रशेखर जी, और बहुत सारे और नाम आपके सामने हैं। इतिहास को लंबा खींचने का कोई विशेष कारण मेरे पास नहीं है, लेकिन सभी कद्दावर। और उस समय, जिस समय हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री उस दौड़ में अनायास शामिल हुए, उस समय भी इनसे वरिष्ठ लोगों की एक कतार थी
जिनकी चर्चा भावी प्रधानमंत्री के रूप में होती थी, उसमें सुषमा जी भी थी, उसमें अडवाणी जी भी थे, उसमें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी थे, बहुत सारे लोग थे जिनकी एक लंबी कतार थी, राजनाथ सिंह जी थे। तो ये समझा जाता था कि ये भावी प्रधानमंत्री कोई ना कोई इस कतार से बनेगा। और इस व्यक्ति ने कोई साजिश नहीं रची, ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति ने कोई षड्यंत्र रचा हो, कुछ ऐसा किया हो या कोई अनुष्ठान किया हो, कोई तांत्रिक अनुष्ठान किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिन परिस्थितियों में विपरीत हालात में भी इस व्यक्ति ने निरंतर आगे बढ़ते हुए किसी बाधा को स्वीकार नहीं किया और बड़े आराम से प्रधानमंत्री पद के लिए इसका चयन हुआ, इस शख्सियत का, तो वो एक अजीब बात लगती है, अजब बात लगती है कि व्यक्ति में कितनी संभावनाएं छिपी होती हैं एक व्यक्ति में। और उसके बाद आप देखिए कि कार्यशैली का अंतर है। इस बात की आप उनकी वैचारिकता से कई बार असहमत भी हो सकते हैं किसी बात से, लेकिन इस बात में आपको रत्ती भर भी संदेह नहीं होना चाहिए कि कर्मठता और राजनीति के जो मूलभूत सिद्धांत हैं कि अपने जनाधार से निरंतर संपर्क बनाए रखने की बात, वो जितनी इस शख्स में मिली उतनी किसी भी अन्य व्यक्ति में शायद आपको अन्य नेताओं में ना मिली हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए आप ये मान के चलिए कि अपने अब तक के कार्यकाल में अपने निर्वाचन क्षेत्र, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उसमें संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के इनके अब तक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 85 से भी ज़्यादा यात्राएं संसदीय क्षेत्र की हो चुकी हैं। कोई ऐसा सांसद देश में नहीं होगा जिसने अपने चुनाव क्षेत्र के लिए इतना समय निकाला हो। और जब 85 बार कोई भी नेता, कोई भी राजनेता, कोई भी राजनीतिज्ञ अगर वो अपने चुनाव क्षेत्र में जा सकता है, आप तो मान के चलिए कि उसका जो संपर्क है, सीधा संपर्क, सीधा संवाद अधिकांश लोगों से हो चुका है, जिसमें संस्कृति के लोग भी हैं, साहित्य के भी हैं, जिसमें अध्यात्म के भी लोग हो सकते हैं, जिसमें राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं। हर वर्ग के लोगों से उसका संपर्क, सीधा संवाद स्थापित रहा, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि प्रधानमंत्री को आवश्यकता नहीं होती अपने चुनाव क्षेत्र, लेकिन अपने जनाधार को उससे कट के नहीं रहे। और उसके बाद एक नया प्रयोग, बहुत सारे नए प्रयोग इस व्यक्ति ने किए। उनमें ये आकाशवाणी के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम, उसके भी अब लगभग 80-85 एपिसोड हो चुके हैं, उसके माध्यम से भी सीधा जुड़ना। और उसके बाद चुनाव अभियान के दौरान चाय पे चर्चा और कुछ एक ऐसी नवीन चीज़ें लेकर व्यक्ति ने अपनी प्रस्तुति दर्ज की, जिसका सीधा मतलब ये था कि वो सीधा संवाद जो है वो करना चाहता है, जिसको आप ये मानते हैं कि लौह दीवार बीच में खड़ी है आपके और उसके बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपसे जुड़ना चाहता है संवाद के माध्यम से। तो मित्रों, बहुत सारी अनूठी ऐसी चीज़ें हैं, अनूठे कार्यक्रम हैं, जिनके माध्यम से इस शख्सियत ने स्वयं को स्थापित तो किया ही किया, कद्दावर लोगों की पंक्ति को चीरते हुए, साथ में ये भी सिद्ध किया कि कुछ संकल्प होते हैं जिन पर अमल हो जाए, जिनका क्रियान्वयन हो जाए तो व्यक्ति कुछ से कुछ कर सकता है। 2 मुद्दे उस वक्त मुख्य रूप से थे। राम मंदिर का मुद्दा था, धारा 370 थी। दोनों चीज़ों के बारे में प्राय बहुमत यही मानता था कि 370 धारा को बिल्कुल हटा ही नहीं सकते। जिस दिन हटाने की बात करेंगे उस दिन वहाँ आग लग जाएगी। दूसरी बात, राम मंदिर असंभव, अदालतों में कितने दशकों से मामला जो लटका पड़ा है, उसको ऐसे किसी अध्यादेश के द्वारा जारी नहीं किया जा सकता, और होगा तो फिर दंगे होंगे। लेकिन मित्रों, दोनों काम हुए, दोनों में दंगे कोई नहीं हुए। राम मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ, कोई दंगा उस विषय को लेकर नहीं हुआ। धारा 370 हटी तो कहीं कोई आग नहीं लगी। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि वहाँ तूफ़ान आ गया या आंधी आ गई। ठीक है, वैचारिक मतभेद किसी न किसी सीमा तक चलते हैं, छोटी मोटी बाधाएं भी आती हैं, लेकिन सबके बावजूद जिस दृढ़ता के साथ और जिस साफ दृष्टि के साथ, दिशा निर्धारण के साथ इस व्यक्ति ने अपने आप को स्थापित किया है, वो अद्भुत है। और आने वाला कल क्या होता है ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस व्यक्ति के पास ना तो कोई पुश्तैनी कोई ऐसी विरासत थी समृद्ध राजनीतिज्ञ या कोई किसी धनाढ़ परिवार की,
विरासत का मतलब ही नहीं। जिस व्यक्ति ने एक बच्चे के रूप में चाय बेची और रेलवे स्टेशन पर, उसके पास विरासत होने का क्या सवाल है। तो ये चीज़ें ना होने के बावजूद कोई व्यक्ति अगर मुख्य धारा में सबसे शीर्ष स्थान तक पहुंचता है तो आपको उसकी तारीफ तो देनी पड़ेगी और दाद देनी पड़ेगी, और बहुत कुछ उससे सीखना, उसका अध्ययन करना, उसकी ज़िंदगी के सोपान को स्टडी करना, उसका विश्लेषण करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। मित्रों, बहुत लंबा विषय है, इस पर जितनी भी आप बात करते जाएंगे समाप्त होने को नहीं आएगी। लेकिन एक अनूठा अद्भुत प्रयोग हमारे सामाजिक चेतना के क्षेत्र में, हमारे राजनीतिक क्षेत्र में और हमारी आंखों के सामने हुआ है। इसका विश्लेषण कैसे समय करता है कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सब कुछ अद्भुत है। धन्यवाद।